तो एक बड़ा सवाल है, क्या किसी इंसान को अपनी कला, अपने विजन के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाना चाहिए? या फिर कामयाबी पाने के लिए भीड़ के साथ हो लेना ही समझदारी है? आइन रैंड का मशहूर नॉवल है द फाउंटेन हेड। इसमें दो आर्किटेक्ट्स हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी लगाकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए आज उनकी इसी सूझ की लड़ाई को जरा गहराई से समझते हैं। ये नॉवल ना एक ऐसा सवाल उठाता है जो हम सबने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा कि आखिर ये जो महान चीजें हैं ये बनती कैसे हैं। क्या ये किसी एक अकेले जीनियस के विजन का नतीजा है या फिर ये सबके साथ मिलकर एक टीम की तरह कोशिश करने से बनती हैं। इंडिविजुअल वर्सेस द कलेक्टिव, व्यक्ति बनाम समाज, बस यही वो फिलोसॉफिकल बैटल है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी में हैं दो आर्किटेक्ट्स, लेकिन मजे की बात यह है कि वो जीते हैं दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में। एक हैं हावर्ड रॉक और दूसरे पीटर कीटिंग। दोनों अपना करियर एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, एक ही जगह से, पर उनके रास्ते और उनकी मंजिलें जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और ये जो फर्क है ना, ये शुरू से ही एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है हावर्ड रॉक, जिसे बस एक ही जुनून है, अपने काम की सच्चाई, उसकी इंटेग्रिटी। सोचिए, ग्रेजुएशन वाले दिन भी वो सिर्फ पत्थरों और डिजाइन के बारे में सोच रहा था। और वहीं दूसरी तरफ पीटर कीटिंग, उसकी सबसे बड़ी फिक्र क्या थी? अपने कॉम्पिटिटर को हराना और लोगों से वाहवाही लूटना। तो चलिए सबसे पहले रोअक के रास्ते को समझते हैं। नॉवेल इसे कहता है द पाथ ऑफ द क्रिएटर, यानी एक निर्माता का रास्ता। और ये रास्ता पता है कैसा है? ये एक ऐसा रास्ता है जहां आप अपने विजन से 1 इंच भी समझौता नहीं करते, भले ही इसकी कीमत आपको अपनी कामयाबी और अपनी पहचान खोकर क्यों ना चुकानी पड़े। ये जो लाइन है ना, ये रॉर्क की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। मतलब एक जो क्रिएटर होता है वो अपने फैसलों पर, अपनी सोच पर टिका रहता है, और वहीं एक सेकंड हैंडर, मतलब जो दूसरों की नकल पर जीता है, वो हमेशा दूसरों की राय के सहारे चलता है। रॉर्क के लिए उसका काम, उसकी कला, वो उसकी अपनी सच्चाई का आईना है, किसी और की उम्मीदों का नहीं। और रॉर्क अपने उसूलों के लिए ना सच में किसी भी हद तक जाता है। वो एक ब्रिलियंट लेकिन फेल्ड आर्किटेक्ट के अंडर काम करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके विजन की इज्जत करता है। जब उसे कहा जाता है कि भाई थोड़ा समझौता कर लो, तो वो आर्किटेक्चर छोड़कर खदान में मजदूरी करने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब उसकी बनाई हुई बिल्डिंग को उसकी मर्जी के बिना बदल दिया जाता है तो वो उसे अपने ही हाथों से उड़ा देता है। तो ये तो थी रॉर्क की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पीटर कीटिंग का रास्ता। रॉर्क के स्ट्रगल से एकदम उल्टा। कीटिंग कामयाबी की सीढ़ियां बहुत बहुत तेजी से चढ़ता है, लेकिन उसकी ये जो सफलता है ना, वो अंदर से बिल्कुल खोखली है। क्यों? क्योंकि ये नकल और सोशल क्लाइंबिंग पर टिकी है। असल में कीटिंग की कामयाबी का राज उसकी अपनी कला में है ही नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने की कला में है। जहां रॉर्क सच के लिए लड़ रहा होता है, वहीं कीटिंग अपने बॉस को खुश करने के लिए पुरानी डिजाइन्स की कॉपी बना देता है, स्टेटस के लिए शादी कर लेता है। और जब भी वो किसी डिजाइन में फंसता है तो जानते हैं क्या करता है? वो चुपके से रॉर्क के ही टैलेंट का इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन दो लोगों की नहीं है। पिक्चर में एक तीसरा और शायद सबसे पावरफुल इंटेलेक्चुअल विलन भी है। नाम है एल्सवर्थ टूही। ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक है और इसकी फिलॉसफी क्या है? परोपकार, सामूहिकता, यानी द कलेक्टिव गुड। नॉवल इसे एक ऐसे हथियार की तरह दिखाता है जो इंडिविजुअल ग्रेटनेस यानी व्यक्तिगत महानता के खिलाफ इस्तेमाल होता है। और टूहे का तर्क सुनने में बड़ा सिंपल है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। वो कहता है कि असली नेकी सेल्फ सैक्रिफाइस में है, आत्म बलिदान में। मतलब एक इंसान को अपने ईगो को, अपने अहम को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, अपनी आत्मा तक को कुचल देना चाहिए। किस लिए? ताकि वो समाज की, कलेक्टिव की भलाई का एक छोटा सा हिस्सा बन सके। उसकी नज़रों में किसी इंसान की अपनी ख्वाहिश, अपना एम्बिशन, इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। और ये सारी बातें हमें कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर ले आती हैं। रॉक का ट्रायल, उसका मुकदमा। उस पर इल्जाम है कि उसने कोर्टलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट को डायनामाइट से उड़ा दिया। ये वही प्रोजेक्ट था जिसे उसने खुद डिजाइन किया था, लेकिन बाद में उसकी मर्जी के बिना बदल दिया गया था। और अब कटघरे में खड़े होकर रॉक सिर्फ अपना बचाव नहीं करता, बल्कि वो इस नॉवल की जो कोर फिलॉसफी है उसे पूरी दुनिया के सामने रखता है। सबसे पहले रॉक अदालत में ईगोइस्ट यानी अहंकारी शब्द को ही एक नई परिभाषा दे देता है। वो कहता है, देखो, असली ईगोइस्ट वो नहीं है जो दूसरों की बलि चढ़ाता है। अरे, असली ईगोइस्ट तो वो है जो दूसरों को किसी भी तरह से इस्तेमाल करने की जरूरत से ही ऊपर उठ चुका है।
मतलब जो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है। वो आगे कहता है कि किसी भी इंसान की कीमत, उसकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि उसने दूसरों के लिए क्या किया या क्या नहीं किया। नहीं, उसकी कीमत इस बात से तय होती है कि वो खुद क्या है और वो खुद को क्या बनाता है। इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता ही इंसान की अच्छाई और उसकी कीमत का अकेला पैमाना है, बस। और आखिर में वो पूरी इंसानी तारीख को दो ताकतों के बीच की एक लड़ाई बना देता है। एक तरफ है क्रिएटर, निर्माता, और दूसरी तरफ है सेकंड हैंड। और वो कहता है कि ये जो सबका भला या कॉमन गुड का नारा है ना, ये इतिहास में हर तानाशाही का, हर टायरनी का बहाना बना है। ये बस एक तरीका है एक अकेले इंसान पर भीड़ की मर्जी थोपने का। तो होता क्या है? रॉर्क मुकदमा जीत जाता है और कीटिंग, वो अपनी खोखली कामयाबी के बोझ तले ही बर्बाद हो जाता है। ये नॉवेल हमें रॉर्क और कीटिंग के रास्तों के जो नतीजे निकले उन पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है, और जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। सोचिए, आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, जहां सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स का बोलबाला है, वहां एक इंडिविजुअल का, एक अकेले इंसान का क्या रोल है? क्या असली कामयाबी अपनी शर्तों पर जीने में है, फिर चाहे कोई साथ दे या ना दे, या फिर सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने में ही समझदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अपने लिए ढूंढना होगा।